हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम लोग पंवार राजवंश पढ़ रहे थे, जहाँ पर कि हमने फतेह शाह तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर गद्दी पर बैठे हैं उपेंद्र शाह और दिलीप शाह गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन इन लोगों का बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है और आपसे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते। ठीक है, इसलिए अब हम जो पढ़ेंगे प्रदीप शाह के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपसे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रदीप शाह जो है ये अवयस्क गद्दी पर बैठा था, यानी कि ये भी छोटा बालक था। ठीक है, और इसकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी? जिया कनकदेई। जिया कनकदेई के संरक्षण में ये बड़ा हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे पृथ्वीपति की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती थी, उसी तरीके से इसकी संरक्षिका कौन थी? जिया कनकदेई थी। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर शासन कर रहा होता है, इसके और चंदों के बीच में इसको मित्रता का शासन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल को मित्रता का शासनकाल भी कहा जाता है। ठीक, तो एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि मित्रता का शासनकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो प्रदीप शाह के शासनकाल को। अब ये क्यों कहा जाता है? तो आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि जब मैंने आपको चंद राजवंश पढ़ाया था, तो मैंने जब देवीचंद के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके बाद जब वहाँ पर कल्याण चंद्र फोर्थ गद्दी पे बैठता है, तो कल्याण चंद्र फोर्थ के गद्दी पे बैठने पर वहाँ पर रोहिलों का आक्रमण हो जाता है। और वो कब की बात है? वो है आपके 1743-44 की बात। ठीक है, वहाँ पर रोहिले आक्रमण कर लेते हैं और आक्रमण करने से क्या होता है, जो कल्याण चंद होता है वो भागकर यहाँ आ जाता है, गढ़वाल में आ जाता है। ठीक है, गढ़वाल के जो लोहागढ़ का जो एरिया होता है वहाँ पर ये भागकर आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या करता है? प्रदीप शाह से सहायता मांगता है। ठीक, तो प्रदीप शाह तब इसकी सहायता करता है और क्या करता है, अपनी सेना को इसकी सेना के साथ मिलाकर दोबारा से लोग जो है रोहिलों के आक्रमण का सामना करते हैं। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ये दोनों युद्ध हार जाते हैं। तो फिर जो प्रदीप शाह होता है ये क्या करता है, रोहिलों से संधि करता है और उस संधि में ये क्या करता है, 3 लाख रुपए रोहिलों को देता है। ठीक है, क्योंकि देवीचंद के बाद चंद शासन का वैसे भी बहुत बुरी हालत हो गई थी, उनके राजकोष सारा देवीचंद ने लुटा दिया था, तो उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी, इसलिए आपका प्रदीप शाह जो था ये वहाँ पर पैसे देकर उसकी मदद करता है कल्याण चंद की। ठीक है, तो वहीं से इन दोनों की दोस्ती होती है, इसलिए इसको जो है मित्रता का शासनकाल कहा जाता है। किसकी? प्रदीप शाह के शासनकाल को। ठीक है, तो ये जो पूरा युद्ध था इसको कहते हैं दूनागिरी का युद्ध। यहाँ से जो ये सारा युद्ध हुआ था इसको कहा जाता है दूनागिरी का युद्ध। ठीक है, और कहाँ दूनागिरी कहाँ पर है? द्वारहाट में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दूनागिरी का युद्ध कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि 1743-44 में होता। किस किस शासक के बीच में हुआ था? तो एक तरफ तो प्रदीप शाह कल्याण चंद थे, दूसरी तरफ रोहिला थे। ठीक है, और यहाँ पर प्रदीप शाह कितनी इनकम देता है? 3 लाख रुपए की इनकम देता है और इसको क्या कहा जाता है? मित्रता का शासनकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, एक तो जिया कनकदेई याद कर लेना है कि इसकी जो है संरक्षिका थी, इसको यहाँ पर लिख लीजिए आप इस तरीके से। ठीक है, संरक्षिका थी इसकी, इस तरीके से ये चीज़ें याद कर लेनी है। ठीक है, एक तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और घटना यहाँ पर है, इसके बाद जब ये पहले कुमाऊं पे आक्रमण करता है रोहिला, इसके बाद ये दोबारा से कहाँ पर आक्रमण कर देते हैं? गढ़वाल पे ये लोग आक्रमण कर देते हैं। और ये जो टाइम रहता है ये 1797 का टाइम रहता है। आक्रमण ये करते हैं दून घाटी के इलाके में, दून घाटी के इलाके में ये लोग आक्रमण करते हैं और वहाँ पर अपना कब्जा कर देते हैं। तो वहाँ पर जो रोहिलों का सरदार था वो कौन था? नजीब खां। नजीब खां के संरक्षण में ये सारा काम होता है, सारे आक्रमण होते हैं और ये यहाँ पर युद्ध जीत जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, 1770 में नजीब खां की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद दोबारा से जो है यहाँ पर पंवार राजवंश का शासन हो जाता है। कहाँ पर? दून घाटी में फिर से पंवार राजवंश यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला जो आक्रमण हुआ था इनका कब हुआ था रोहिलों का? तो ये हुआ था आपका 1743-44 में। ठीक है, जो कि चंद शासन पर इसने करा था, कुमाऊं पे करा था। गढ़वाल पे कब करा था? 1757 पे करा था। ठीक है, तो 1770 में दोबारा से ये लोग अपना जो एरिया होता है दून का एरिया दोबारा से कब्जे में कर लेते हैं। तो ये 2 घटनाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदीप शाह के बारे में, आपसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही इनका जो दरबार था वहाँ पर एक बहुत महान कवि रहते थे जिनका नाम था मेधाकर शर्मा। क्या नाम था? मेधाकर शर्मा। और मेधाकर शर्मा ने जो है रामायण प्रदीप लिखी है। ठीक है, और ये प्रदीप कहाँ से निकल कर आया है? ये प्रदीप इनके नाम पर ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मेधाकर शर्मा ने क्या लिखा है? रामायण प्रदीप। किसके दरबार में थे? प्रदीप शाह के दरबार में थे।
इसके साथ ही साथ जब इसका शासनकाल चल रहा था, इसके शासन में थोड़े षड्यंत्र शुरू हो रहे थे, और वो किसकी वजह से हो रहे थे? एक पंच भैया कठैत यहाँ पर था, पंच भैया कठैत, ठीक है। ये इसकी जो माता रहती है उसका कोई रिश्तेदार रहता है, तो ये आदमी क्या करता है, यहाँ पर षड्यंत्र शुरू कर देता है थोड़े बहुत, और इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शासन में जो है दबदबा इसका बहुत ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी कोई हत्या कर देता है, ठीक है। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। पंच भैया कठैत कहाँ पर था? प्रदीप शाह के शासनकाल में था। और कौन था ये? प्रदीप शाह की माता का कोई रिश्तेदार था। इसके साथ ही साथ इसने मौलाराम तुंवर, ये ला है, ठीक है, मौलाराम तुंवर, इसको इसने जो है अपने जो इसका राज्य था वहाँ पर आश्रय दिया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलाराम तुंवर को किसने आश्रय दिया था, किसने उसको शरण दी थी? तो प्रदीप शाह ने उसको शरण दी थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आपको याद कर लेने हैं। एक तो मेधाकर शर्मा है, रामायण प्रदीप इसने लिखी है, किसके दरबार में ये बैठता था? प्रदीप शाह के दरबार में था। दूसरा है पंच भैया कठैत, इनके बारे में आपको इतना ही जानना है कि पंच भैया कठैत क्या थे? इसकी माता के कोई रिश्तेदार थे, और ये जो है इसके दरबार में बैठते थे, लेकिन इसने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए थे और इसकी हत्या हो जाती है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पंच भैया कठैत प्रदीप शाह के शासनकाल में था, इसका रिलेशन इसके साथ था, ठीक है। इतना ही याद रखना है। इसके बाद मौलाराम तुंवर को इसने आश्रय दिया था, ठीक। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है ललित शाह, फिर गद्दी पे बैठता है, ठीक है। अब गद्दी पे बैठता है ललित शाह, प्रदीप शाह का पुत्र ये रहता है, ललित शाह गद्दी पे बैठ जाता है। और इसका पता कहाँ से चलता है, स्रोत कहाँ से मिलता है? एक तो मौलाराम की गढ़ राजवंश से मिलता है, मौलाराम ने क्या लिखी थी? गढ़ राजवंश, ठीक है। दूसरा सिख ग्रंथों से मिलता है, सिख ग्रंथों से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मौलाराम की गढ़ राजवंश, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी हैं, तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक। साथ के साथ रिवाइज होती चली जा रही है, इतनी वीडियो बन गई पवार राजवंश की, तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें आ रही हैं, तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से मिले थे इसके स्रोत? एक तो मौलाराम की गढ़ राजवंश से, दूसरा सिख ग्रंथों से मिले थे, ठीक है। और इसके टाइम की एक बहुत मुख्य घटना है, जब ये शासन पर बैठा था तो जो सिख लोग थे वो यहाँ पर 2 बार आक्रमण करते हैं। कितनी बार आक्रमण करते हैं? 2 बार आक्रमण करते हैं सिख जो लोग रहते हैं, ठीक है। एक तो ये करते हैं 1775 में, दूसरी बार ये करते हैं 1778 में, ठीक है। ये बहुत मुख्य घटना है, आपको याद होनी चाहिए। कब करते हैं? एक तो 1775 में और दूसरी 1778 में सिख लोग यहाँ पर आक्रमण करते हैं। और 1778 में जब ये आक्रमण होता है तो जो ललित शाह रहता है ये सिरमौर अभियान पर गया रहता है, सिरमौर मतलब हिमाचल पे, सिरमौर अभियान पे गया हुआ रहता है। तो इस टाइम पर यहाँ पर ये आक्रमण कर देते हैं और इनकी विजय हो जाती है, ठीक है। मतलब आपका ललित शाह जो है इसकी पराजय हो जाती है, सिख लोग जो है इनका विजय हो जाती है। इसके बाद इसके टाइम की एक बहुत मुख्य घटना है, मैंने आपको जब चंद राजवंश पढ़ाया था उस टाइम आपको ध्यान होगा मैंने वहाँ पर ललित शाह का वर्णन किया था, ठीक है। कब किया था? जब देवीचंद का शासन चल रहा होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स होने लग जाती है उसके शासन में। और उसके शासन में जो उसका एक सेनापति रहता है महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह जो है उनकी धोखे से हत्या कर कर गद्दी पे बैठ जाता है महेंद्र चंद के नाम पे, ठीक है। तो उसके शासन में वहाँ पर दरबार में एक व्यक्ति रहता है हरकदेव जोशी। क्या होता है? हरकदेव जोशी जो है वो ललित शाह से मिलने आता है और ये लोग जो है संधि करके महेंद्र चंद को गद्दी से हटाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। कौन बोलता है? हरकदेव जोशी। ये आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये जो आता है इसके पास आता है ललित शाह के पास, और इन दोनों के बीच में जो भी संधि होती है, जो भी बात होती है, ये क्या करता है? महेंद्र, जो कि महेंद्र सिंह था, महेंद्र चंद के नाम से गद्दी पे बैठा था, इसको गद्दी से हटाने के लिए इन दोनों को जो है ये दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। क्यों ये करता है? क्योंकि ये जो है चाहता था कि कोई चंद राजवंश का ही यहाँ पर बैठे, कोई मतलब शासन कर रहा जो राजा है वो ही बैठे, कोई इस तरीके से कोई भी व्यक्ति उठकर हत्या करके षड्यंत्र करके गद्दी पे ना बैठे, ठीक है। तो ये क्या है? धोखे से गद्दी पे बैठा रहता है। तो हरकदेव जोशी जो था इसको हटाना चाहता था, इसलिए ये ललित शाह के पास चला जाता है, ठीक है। और ललित शाह के साथ मिलकर ये क्या करते हैं? चंद राजवंश पर हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो जब ये यहाँ पर आक्रमण करते हैं तो जो ये महेंद्र चंद होता है ये यहाँ से भाग जाता है, ठीक है। ये यहाँ से भाग जाता है और ललित शाह क्या करता है? इसका पुत्र होता है प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह को जो है प्रद्युमन चंद बनाकर
प्रद्युमन चंद बनाकर चंद राजवंश की गद्दी पे बिठा दिया जाता है। तो ये घटना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन इसमें शामिल था? एक तो महेंद्र चंद था, ये भाग जाता है। दूसरा हरकदेव जोशी था, और ललित शाह के टाइम पर ये घटना हुई थी, ठीक। तो ये क्या करते हैं, प्रद्युमन शाह को यहाँ गद्दी पर बिठा देते हैं। उसके बाद जब ललित शाह यहाँ से वापस आ रहा होता है, यहाँ पर युद्ध जीतने के बाद, युद्ध तो वो वापस जब आ रहा होता है गढ़वाल में, क्योंकि उसे तो अपने गढ़वाल की गद्दी संभालनी थी, यहाँ पर तो उसने अपने पुत्र को बिठा दिया था। तो जब ये वापस आ रहा होता है तो दुलड़ी झुलड़ी, क्या नाम है, दुलड़ी झुलड़ी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ललित शाह की, ठीक है। और ये किस वजह से इसकी मृत्यु होती है? इसको मलेरिया हो जाता है इस एरिया में, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर बैठता है इसका पुत्र जयकृति शाह, इसका नाम होता है जयकृत शाह। इस ललित शाह के 4 पुत्र हुए थे। एक तो जयकृत शाह था, ठीक है। दूसरा आपका प्रद्युमन शाह, तीसरा प्रीतम शाह, और चौथा पुत्र रहता है पराक्रम शाह, ठीक है। 4 इसके पुत्र हुए थे, ठीक। अब इसकी जब मृत्यु हो जाती है मलेरिया की वजह से, तो गद्दी पर कौन बैठता है? जयकृत शाह, ठीक है। ये गढ़वाल में गद्दी पर बैठ चुका है। और चंद राजवंश की गद्दी पे कौन बैठा है? प्रद्युमन शाह, ये कुमाऊं में बैठा है, ठीक है। अब देखो कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तरफ तो एक भाई तो गढ़वाल में गद्दी पे बैठा है, गढ़वाल का राजा है, दूसरा भाई कुमाऊं का राजा है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, प्रद्युमन शाह जो है वो यहाँ गढ़वाल पर आक्रमण कर देता है, गढ़वाल के श्रीनगर में। अब ये देखो आप कि वो किस तरीके से होता है, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना ये चीज़। अब हम पढ़ेंगे जयकृत शाह के बारे में। ठीक है। तो जब ये शासन पे बैठता है, ये जब गद्दी पे बैठता है, तो उस दौरान इसके माहौल में जो दरबार इसका रहता है वहाँ पे बहुत ख़राब माहौल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अराजकता का माहौल हो जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन को काबू नहीं कर पा रहा था, ठीक। अब अराजकता क्यों थी, षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसके टाइम पे वहाँ पे 2 गुट बन गए थे, एक तो खंडूड़ी था और एक डोभाल था। जैसे मैंने आपको चंद राजवंश में बताया था 2 गुट थे, एक तो फटियाल था और एक मेहरा गुट था। उसी तरीके से यहाँ पर 2 गुट हो जाते हैं, ठीक है। इसका दरबार जो है 2 गुटों में डिवाइड हो जाता है, और इन 2 गुटों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी, मारकाट पे ये लोग उतर आते थे, और ये कंडीशन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो एक बार जब इसके दरबार में इसी तरीके से लड़ाई होती रहती है, तो डोभाल से एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है कृपाराम डोभाल। कृपाराम डोभाल क्या करता है, मार काट पे उतर जाता है और बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है दूसरे गुट के ऊपर। तो वहाँ पर क्या रहता है, गवर्नर रहता है जिसका नाम रहता है घमंड सिंह, ठीक है। ये घमंड सिंह क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है बीच दरबार में, और जब इसकी हत्या करता है तो वहाँ पर और ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जयकृत शाह इस माहौल को ठीक करने के लिए, अपनी राज शासन को ठीक करने के लिए, सिरमौर के राजा जिसका नाम रहता है जगत प्रकाश, क्या नाम रहता है, सिरमौर का राजा उस टाइम कौन रहता है, जगत प्रकाश। ये इस जगत प्रकाश के पास जाता है सहायता मांगने के लिए, ठीक है। और जगत प्रकाश यहाँ पर आता है, इसके दरबार की कंडीशन को ठीक करता है, जैसे तैसे समझा के वो फिर वापस चला जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, अंदर ही अंदर इसको जो है, इसके जितने भी सहकारी थे वो भड़का रहे थे, ठीक है। और किसके खिलाफ भड़का रहे थे, इसके अपने ही भाई प्रद्युमन शाह के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि वो चंद राजवंश पे बैठा था। और गढ़वाल और चंद में तो जो है पहले से ही टकरार थी, लेकिन ये चीज़ ये भूल जाता है कि मेरा ही तो भाई है, एक तरफ से शासन तो हम ही लोग संभाल रहे हैं, पूर्वज तो हमारा जो था, हमारा ही तो अब आधिपत्य है, पंवार राजवंश का ही आधिपत्य है, ये इस चीज़ को भूल जाता है। ये क्या करता है, वहाँ पर जाकर उसको बार बार जो है कर देने के लिए उत्साहित करता है। इस बात से जो प्रद्युमन शाह होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो क्या करता है, श्रीनगर और देवलगढ़ में, श्रीनगर पे वो जो है आक्रमण कर देता है और वहाँ पर लूट माट कर देता है, ठीक है। और जो भी इकट्ठा करके वापस चला जाता है अपने राज्य में लेकर, चंद राजवंश में, ठीक। तो इसके बस का तो कुछ था नहीं जयकृत शाह का, ये इसी तरीके से बार बार जो है ऐसे ही परेशान रहता है, और अपना राजकाज बहुत बुरी तरह से ये जो है वहाँ पर ख़त्म करने की स्थिति में आ जाता है। और ये जो पूरी घटना थी, ये जो प्रद्युमन शाह ने लूट माट मचाई थी, ये सारा जो कांड उसने करा था, इसको बोलते हैं जोशियाणा। इस पूरी घटना को बोला जाता है जोशियाणा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको बोला जाता है जोशियाणा, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
तो जब इसका शासन चल रहा था तो सिख लोग जो है यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि सिख लोग तो पहले से भी आक्रमण कर रहे थे जब ललित शाह का टाइम था। लेकिन ये क्या करता है, सिख लोगों से संधि कर देता है और उनको एक कर देने के लिए स्वीकार कर देता है। उस कर का नाम रहता है राखी। राखी नामक कर ये जो है सिखों को देता है। और ये किस चीज़ से बचने के लिए देता है, लूट माट से बचने के लिए। ठीक है, सिखों से लूट माट से बचने के लिए कौन सा कार्य देता है, राखी नामक कर देता है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये कार्य उनको देना स्वीकार कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, ये बहुत परेशान हो जाता है अपने शासनकाल से और ये क्या करता है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जाकर अपना जो है शरीर त्याग देता है। कहाँ पर जाकर, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। ये वहां पर जाकर अपना शरीर त्याग देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में कौन से शासक ने अपना शरीर त्याग किया था, तो किसने किया था, जयकृत शाह ने। ठीक है, किसके टाइम पर जो है राखी नामक कर दिया जाता था, तो जयकृत शाह के टाइम पर। और एक कर में कितना हिस्सा देता था, ये भी आप लिख लेना, 1/5 हिस्सा। 1/5वां जो हिस्सा रहता है ये कर के रूप में जो है सिखों को दिया जाता था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि राखी नामक कर किसको दिया जाता था, सिखों को दिया जाता था। किसके द्वारा दिया जाता था, जयकृत शाह के द्वारा दिया जाता था। और ये कर जो है किस चीज़ के बदले दिया जाता था, लूट माट से बचने के बदले। कितना हिस्सा दिया जाता था, 1/5वां हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जयकृत शाह जो है ये अपना शरीर त्याग कर देता है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। ठीक, इतना होने के बाद गद्दी पर फिर वापस आ जाता है प्रद्युमन शाह। तो इनका अंतिम शासक होता है प्रद्युमन शाह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो भी इनका थोड़ा बहुत सेशन बचता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बचते हैं, जैसे कि इनके शासन में पदाधिकारी क्या क्या हुए थे, ये सारी चीज़ें हम अंत में पढ़ लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सेशन बच रहा है, वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक, तब तक आप यहाँ तक क्लियर कर लेना, जयकृत शाह तक इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप देखते चलो, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ उसको क्लियर करो, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप तो हो ही रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।